राजीव, एक बार फिर वही सवाल, क्योंकि अब दौर तीसरे चरण का आ गया है, तीसरे चरण की 93 सीटें। मैं समझना चाहूंगी इस तीसरे चरण को लेकर क्या आकलन आपका कह रहा है, क्योंकि दूसरे चरण, पिछले जो 2 चरणों के कम मतदान परसेंटेज को लेकर बहुत चर्चा हुई, मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। अब तीसरे चरण को लेकर आपका क्या आकलन है? कौन आगे कौन पीछे दिख रहा है, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है? क्योंकि मुद्दे तो हम लगातार यहां पर देख ही रहे हैं, बार बार चर्चा संविधान बचाने की, आरक्षण को लेकर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर हम देख ही रहे हैं। देखिए पूजा, ईमानदारी की बात तो ये है कि अगर आप, ये तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और मैं देश के कई राज्यों में भी गया, और अगर आप टेलीविज़न न्यूज़ चैनल ना देखें और सोशल मीडिया मोबाइल ना देखें और आप सड़कों पर, गांव में, शहरों में घूमते रहें, तो आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि देश में इस वक्त चुनाव चल रहा है। कहीं भी किसी भी जगह पर कोई उत्साह हो, कोई बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही हो, कोई बहुत ज़्यादा मुद्दों पर लोग बात कर रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा अपने उम्मीदवारों को जिताने की उत्कंठा हो, अभिलाषा हो, अपने उम्मीदवार को हराने की बहुत कोई जज्बा हो, ऐसा कहीं भी किसी भी चुनाव क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप, मैं अमेठी की भी बात कर रहा हूँ, रायबरेली की भी बात कर रहा हूँ, मैं कल ही कैसरगंज गया था, वहाँ की भी बात कर रहा हूँ, आम लोगों में इस चुनाव को लेके पता नहीं किस तरह की खामोशी और सन्नाटा दिखाई दे रहा है, और उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ ज़मीन पर जो दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, टिकटों का बंटवारा और टिकटों के बंटवारे में इन सारी चीज़ों को, जातीय संतुलन समीकरण देखना, और साथ ही अपनी तरफ से दोनों जो विपक्षी गठबंधन है या सत्ता पक्ष है, अपने अपने मुद्दों को रखना। आपने देखा ही, कल मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री अयोध्या गए, 15 मिनट तक पूछा अर्चना की, फिर उसके बाद रोड शो निकाला। ये मुद्दे सब अपने अपने तरीके से चले जा रहे हैं, लेकिन जनता में कोई ना 2014 की तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, ना 19 की तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है? उत्तर प्रदेश में मैं जो देख पाता हूँ, उसकी वजह यह है कि बहुत सारी सीटों पे लोग 10 साल से सांसद हैं, और उन सांसदों को के प्रति लोगों का बड़ा रूखा रवैया है। जो लोग प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनना चाहते हैं तीसरी बार, वो भी अपने सांसद को चुनना नहीं चाहते। और पहली ये एक दिक्कत सामने दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, जो ज़्यादातर सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार रिपीट किए हैं, ये एक कारण ये भी हो सकता है। हालांकि ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी बूथ के लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर संगठन और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने में लगी हुई है। ऐसा दूसरी पार्टियों के नेताओं में इसकी कमी देखी जाती है और पार्टियों के संगठन में भी देखी जाती है। तो हर तरह से चुनाव दूसरे तरह से हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, अभी राजा भैया की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। अभी हम जब आप बात कर रहे थे, धनंजय सिंह जौनपुर सीट पर इतनी चर्चा में थी, मायावती ने उनका टिकट काट दिया, दूसरे को दे दिया। तो बहुत तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बहुत तरह के समीकरण चल रहे हैं। कोई किसी एक मुद्दे पर चुनाव हो रहा हो, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। और साथ ही सवाल ये भी, क्योंकि आप तो लगातार जनता के बीच में रह रहे हैं राजीव, तो आखिर जनता किन मुद्दों के बेहद करीब दिख रही है, और क्या उन मुद्दों का या फिर जनता की उस नब्ज को क्या पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पा रही है, या समझ के अनदेखा कर रही है और फिर धर्म और जाति के नाम पर वोट हासिल करने की जुगत? तो देखिए, ये तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस देश में विकास के नाम पर और 370 के नाम पर और विदेशों में डंका बजने के नाम पर, इस पर, या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस पर वोट थोड़ी नहीं पड़ता है। वोट तो इस पर पड़ता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। 500 साल से भगवान श्री राम को कोई नहीं ला पा रहा था, और हिंदुत्व देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री मंदिरों में जाकर किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। तो वोट तो इस पर पड़ना है। दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात करके सोसाइटी को स्कैन करना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये सब नारे दिए जा रहे हैं। संविधान खत्म होने की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी जीता, तो बीजेपी जीती तो संविधान खत्म हो जाएगा। मेन बात इसके बीच में सारी बातें हैं। संविधान सभा की बात, संविधान लागू होने की बात, बाबा साहब अम्बेडकर की बात। कोई इस समय 2024 देश के सामने चुनौतियां क्या है, इस पर बात होने की बजाय
पृष्ठभूमि में ज़्यादा दोनों पार्टियों का है। और हैरत की बात है कि पिछले 30 वर्षों में जो देश की 1/3 आबादी है, पिछले 30 वर्षों का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो उसमें 16 बरस से ज़्यादा बीजेपी सत्ता में रही है, 10 बरस कांग्रेस सत्ता में रही है। तो पिछले 30 बरस का लड़का है, उसको तो इन्हीं दो पार्टियों ने राज किया है पिछले 30 सालों में। तो इसमें तो आधे आधे के गुनहगार और आधे आधे के जो है हकदार दोनों पार्टियां हैं, दोनों जिम्मेदार हैं जो देश यहां तक पहुंचा है, क्योंकि करीब करीब आधे आधे का शासन दोनों का रहा है। लेकिन बात 47 से जोड़ी जाती है, वही हर चुनाव में जोड़ी जाती है, इस चुनाव में भी जोड़ी जा रही है। अच्छा राजीव, इस बीच एक और बड़ा मुद्दा यहां पर कल से ही लगातार छाया हुआ है। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर पर तोड़फोड़, अब उसको लेकर सीधा उसको जीत और हार से जोड़ा जा रहा है। हालांकि 20 मई को चुनाव है इन सीटों पर। देखिए, अमेठी के गौरीगंज में जो उसका गौरीगंज अमेठी तो कहते हैं नाम, जिला उसका नाम है, लोकसभा सीट का नाम भी अमेठी है, लेकिन इसका जिला मुख्यालय गौरीगंज में है। जहां जिलाधिकारी बैठते हैं उसी को जिला मुख्यालय मानते हैं और सारे दफ्तर वहीं पर हैं। कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय भी गौरीगंज में ही है। और कल रात को कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियां जो खड़ी थीं, वहां कुछ लोग आए और उन्होंने लाठी डंडे से उन सारे गाड़ियों के शीशे फोड़ दिए, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया। ऐसा बताया जा रहा है कि वो शराब के नशे में थे और गालियां दे रहे थे। और जब तक कांग्रेस के कार्यकर्ता दफ्तर से बाहर निकल के उनको दौड़ाते, तब तक तो उन्होंने गाड़ियों को नुकसान कर दिया था। अब कानून व्यवस्था का डंका बजाने वाली योगी सरकार के पुलिस कर्मी और सारे लोग वहाँ पर हैं। अब देखना होगा कि ये गुनहगार या ये जो उपद्रवी तत्व है, इसको कितनी तेजी से पकड़ा जाता है या इनके ऊपर क्या कार्रवाई योगी सरकार की पुलिस करती है। लेकिन इतना जरूर है कि जहां कानून व्यवस्था की ये बात कही जा रही है, वहां किसी पार्टी के, किसी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय के सामने सरेआम सारी गाड़ियों को तोड़फोड़ कर दिया जाए और इसके ये उपद्रवी तत्व पकड़े जाएंगे, इन पर क्या कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे। बिल्कुल, अब यहां इसे लेकर भी ट्विटर वॉर हम देख ही रहे हैं लगातार। कल रात से जिस तरह से कांग्रेस ट्विटर पर एक्टिव होती नजर आ रही है, क्योंकि देखिए जो तस्वीरें सामने आई है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की गई है और कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उन पर भी जबरदस्त हमला बोला गया है, दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है गौरीगंज के कांग्रेस दफ्तर पर किस तरह से तोड़फोड़ हमला बोला गया, वाहनों पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है, दफ्तर में भी यही हाल दिखा। और देखिए यहां पर कांग्रेस का ट्वीट भी सामने आया है, किस तरह से यहां कार्यकर्ता डरे हुए हैं। लगातार एक के बाद एक ट्वीट यहां कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं और तब से यही मुद्दा सबसे गर्म है इसको लेकर। अब क्योंकि आरोप यहां कांग्रेस की तरफ से सीधे सीधे बीजेपी पर लगाया जा रहा है।